तो बच्चों आज हम लोग 2017 में पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, तो पहले ये बताइए कि आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पर रेल जो है आपको रुकती है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं, और सामान्यतः जहाँ रेल रुकती है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन आप आज से ये भी याद रखिएगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है, क्या चीज़? रेलवे प्लेटफॉर्म को हिंदी में हम लोग लोह पथ गामनी विराम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह पथ गामनी विराम बिंदु। बिल्कुल, लोह पथ गामनी विराम बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? विराम बिंदु कहते हैं। और अगर सामान्य तौर पर यदि इसे हम कहें तो लोग इसे चबूतरा भी बोल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है ये एक अंग्रेजी वर्ड है और इसका हिंदी क्या होता है? तो लोह पथ गामनी विराम बिंदु। क्या होता है? लोह पथ गामनी विराम बिंदु। चलिए, तो भारत में जो सबसे बड़ा लोह पथ गामनी विराम बिंदु यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपको कहाँ है वो जगह पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गोरखपुर। यहीं अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की तो इसका आंसर खड़गपुर होता था, लेकिन अब इसका आंसर बदल करके, क्योंकि उससे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बन गया है? गोरखपुर में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। तो बताइए कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि इजराइल की मुद्रा है, किसकी मुद्रा? इजराइल की मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? तो शेकेल। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है। ठीक है, इसके बाद है आपको जकार्ता इसकी राजधानी है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि जकार्ता किसकी राजधानी है। देखिए, जकार्ता जो है ना वो इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया एक देश है और उस देश की राजधानी जो है वो आपको जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। इसके बाद जो है प्रथम एशियाई खेल, क्या है प्रश्न? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए? प्रश्न को विव्याय कर लीजिए आप लोग। प्रथम एशियाई खेल जो है यह आपको नई दिल्ली में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? नई दिल्ली में। भारत की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और प्रथम एशियाई खेल भी आपको नई दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, तो बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक है, और लखनऊ जो है, लखनऊ किसकी राजधानी है बताइए आप लोग? उत्तर प्रदेश की। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। आगे है रेशम का उत्पाद करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, रेशम समझते हैं ना? रेशम का जो साड़ी बनता है, रेशम का कपड़ा भी बनता है ना। और अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में जो एक कहानी पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे? उसने कहा था कहानी में जो लड़कियों के शरीर पर शॉल रहता है, सालू जो रहता है, दुपट्टा, वो किसका रहता है? रेशम का। हाँ, तो लड़की कहती है कि देखते नहीं रेशम की सालू। तो इसलिए यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि रेशम से सालू, दुपट्टा वगैरह, कपड़ा वगैरह बनता है। तो रेशम का उत्पाद करने वाला, यानी कि रेशम का उत्पाद करने वाला जो है पहला देश कौन सा है? तो चीन है। पहला देश कौन सा है? चीन। इसको याद कीजिए आप लोग कि रेशम उत्पाद करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। बोलिए पूरा। रेशम उत्पाद करने वाला पहला देश चीन है। रेशम उत्पाद करने वाला पहला देश चीन है। तो जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग भी हमारे बच्चों के जैसे बोलते रहें, तभी आपको फर्क महसूस होगा और याद होगा, वरना देख करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बताइए कि रेशम का उत्पाद करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। तो आप बताएंगे कि चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। सही बात बताए। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है, चलिए आप बताएंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन। चलिए, अब जापान की राजधानी कहाँ है बताइए? जापान की राजधानी कहाँ है बताइए? यहाँ जो हम बताए हैं आपको इंग्लैंड की राजधानी, ठीक है, तो वो आपको जो है सो लंदन इसका राजधानी हो जाएगा, जो कि हम आपको गलत बोल दिए थे।
ये ब्रिटेन बता दिए थे आपको। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ होगा, तो लंदन होगा, ठीक है। और जापान की राजधानी बताइए, टोक्यो हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। तो याद रखिएगा आप लोग, ये राजधानी को भी हम चर्चा करते चलते हैं। इसके बाद जो अब आपका अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन, कौन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है, तो याद रखिएगा कि यह जो है आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अमर्त्य सेन को, किसको, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो एक बार पुनः बता दीजिए आप लोग कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गोदान किसने लिखी थी। गोदान, देखिए गोदान एक कृति है। गोदान क्या है, एक कृति है। कृति मतलब होता है लेख। गोदान जो है एक कृति है, कृति मतलब होता है लेख। और इस लेख को किसने लिखा भाई साहब, तो इस लेख को लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद। गोदान को किसने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। अगला प्रश्न है आपका, माई ट्रूथ। माई ट्रूथ किसने लिखी, तो माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, अगर वहीं आ जाए एक्सपेरिमेंट विथ, क्या आ जाए, यहीं पर अगर आ जाए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ जो है माई ट्रूथ है, लेकिन यदि कहीं पर आ जाए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्या आ जाए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्या आ जाए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसका आंसर आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर यहाँ सीधे है माई ट्रूथ, तो इसके जो लेखक है वो है आपको इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए, तो अब हम आपको इंदिरा गांधी के बारे में भी कुछ बात बताते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1917 ईस्वी को, आप लोग नोट कर लेंगे। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। तो इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, ये पहले बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, इनका जन्म हुआ है 19 नवंबर 1917 ईस्वी को, याद कीजिए। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म कब हुआ है, 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु हुई है 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। बोलिए, इनकी मृत्यु हुई है 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। ठीक है, तो ये था इनके जन्म और मृत्यु की तिथि। अब जो हम आपको बता दें, ये भारत के राजनीति में भी ये भाग ली थी, और 1966 से यह लगातार 3 बार, 1966 ईस्वी से लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी, और 1977 ईस्वी तक वो प्रधानमंत्री के पद पर 3 बार बनी रही। तो बताइए, पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी, वो 1966 ईस्वी में। उसके बाद उनका जो ये खत्म हो गया शासन अवधि 1977 ईस्वी में, और उतने ही दिन के अंदर में वो कितना बार बन गई, 3 बार बन गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए कि इंदिरा गांधी जी राजनीति में जो भाग लिए थे वो किस पद पर थे, प्रधानमंत्री पद पर। पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी, 1966 में, और अंतिम बार 1977 में। बिल्कुल 1977 तक वो रही, ठीक है ना। कितना बार बनी है प्रधानमंत्री, 3 बार। अब जो है यहाँ प्रश्न था आपको माई ट्रूथ के बारे में और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के बारे में। तो माई ट्रूथ यदि सीधे रहेगा तो उसका आंसर क्या दीजिएगा, माई ट्रूथ, तो महात्मा इंदिरा गांधी। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तब इसका आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। अब जो आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। अब आपको ही पता होगा कि 2 अक्टूबर का क्यों महत्व है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा किनका जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। वहीं 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। इसलिए 2 अक्टूबर जो है विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास में 2 अक्टूबर का विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि इस दिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की दोनों की जयंती है। इस वजह से 2 अक्टूबर जो है सो विशेष रूप से फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अगर ऑप्शन होता महात्मा गांधी का तो इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्रवासी भारतीय दिवस क्या है क्वेश्चन? प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बिल्कुल। तो आप लोग बताएंगे कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा 1 अप्रैल को क्या मनाया था बताइए तो आप लोग? अप्रैल फूल यानी कि मूर्ख दिवस। क्या मनाता है? मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को क्या मनाता है? मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस। अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ठीक है ना। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ है वो 1962 यानी कि 1962 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? 1962 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? 1962 ईस्वी में। बिल्कुल। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो एक बार बता दीजिए फटाफट से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी कौन सी है और भारत की सबसे चौड़ी कौन सी है? इस चारों प्रश्न को याद रखना अति आवश्यक है। तो इस चारों प्रश्न के बारे में अभी हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी है। अगर चर्चा हो यहाँ पर कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपको अमेजन है। कौन सी है? अमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन है। अब हम यदि भारत के सबसे लंबी नदी पर बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो आपको ब्रह्मपुत्र है। अब बताइए आप लोग पुनः कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। तो याद रखेंगे ना आप लोग? गलत तो नहीं करेंगे ना? तो बताइए एक बार फटाफट से कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। वेरी गुड। आइए आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो प्रारंभ होता है वो आपको 1 चैत्र से। कब से? 1 चैत्र से। पहला चैत्र से जो है सो राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता हो है। जाता है। याद रखिएगा अभी चैत्र का महीना जो है सो आपको आने ही वाला है। तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार से पहला महीना का जो प्रारंभ होता है वो चैत्र से ही होता है। आपको सुना भी सकते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। तो फागुन अंतिम महीना हो जाता है और चैत्र जो होता है वो पहला महीना होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रारंभ होता है वो आपको पहला महीना कौन होता है? चैत्र। और सबसे अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन होता है। जो फागुन अभी चल रहा है ये अंतिम है। इसके बाद जो महीना आएगा ये हम लोग के लिए अपने भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, अपने भारत का राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लिए पहला दिन, साल का पहला दिन होगा। लेकिन हम लोग आजकल भारत के लोग अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को छोड़ करके किसका सभ्यता मनाने जा रहा है? अंग्रेजों का। वो नया साल के रूप में मनाता है, बहुत ही जश्न मनाता है नया साल के रूप में। मनाता है कि नहीं मनाता है बताइए? जी मनाता है। ठीक है। तो आप लोग लेकिन नहीं मनाइएगा। आप लोग 1 तारीख को कुछ भी ऐसा नहीं समझ करके सामान्य दिन समझिएगा जैसे आज समझे हुए हैं। और जब चैत्र का 1 तारीख आएगा तो उसको आप अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के प्रथम माह का 1 तारीख समझ करके आप पार्टी कीजिएगा, उस तरह से ही जिस तरह से आप जनवरी की 1 तारीख को करते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न है कोंकणी। कोंकणी यहाँ की सरकारी भाषा है। कोंकणी जो है सरकारी भाषा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कहाँ की? यहाँ की मतलब कहाँ की? तो कोंकणी जो है ना वो गोवा राज्य की सरकारी भाषा है। कोंकणी किस राज्य की सरकारी भाषा है? कोंकणी जो है वो किस राज्य की सरकारी भाषा है? गोवा राज्य की सरकारी भाषा है। ठीक है ना। तो बताइए आप लोग कि गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बात समझ गए? चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है
काली क्रांति, कौन सी क्रांति है? काली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए काली क्रांति का संबंध आपको पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। बात समझ रहे हैं? वैसे भी अगर डीजल पेट्रोल वाला कोई काम करता है तो काले ना हो जाता है, नहीं, इसलिए काली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है बताइए? सही बात बताए, तो सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से या मुर्गी पालन से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको अगला प्रश्न है आपका, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वह न्यूनतम साक्षरता वाला 4 राज्य, मतलब न्यूनतम सबसे कम साक्षर लोग, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है किन किन 4 राज्यों में, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कह रहा है कि किन राज्यों में, 4 राज्यों में से एक नहीं है, मतलब कम साक्षरता वाला राज्य 3 गो है और एक नहीं है। तो देखिए बिहार जो है कम साक्षरता वाला राज्य है कि नहीं? कम पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं बिहार में? अच्छा, राजस्थान कम पढ़े लिखे हैं, झारखंड कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का जो साक्षरता दर है वो बिहार से, राजस्थान से और मिजोरम से क्या है? अधिक है। बात समझ में आ रहा है ना? मिजोरम से नहीं, बिहार, झारखंड और राजस्थान से, बिहार, झारखंड और राजस्थान से साक्षरता दर मिजोरम का अधिक है। इसलिए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछा आपको कि कौन नहीं है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन नहीं, तो मिजोरम नहीं है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन कौन सा है? तो बिहार है, झारखंड है और इसके बाद ये राजस्थान है। बात समझ गया? और कौन नहीं है? तो मिजोरम नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो किस शहर में है? तो याद रखिएगा चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? चेन्नई में। और इस प्रश्न को याद रखिएगा, हालांकि सबसे लंबा तटीय राज्य अगर पूछेगा गुजरात, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप चेन्नई दीजिए। क्या दीजिएगा? चेन्नई। और चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या है प्रश्न? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? प्रश्न बहुत भी आए हैं, लिख लीजिए आप लोग। किस मुगल राजा को जब वो राजा हार गए, पराजय हो गए, उसके बाद वो ईरान में जाकर के शरण ले लिए थे, तो कौन से राजा थे? हुमायूं थे। कौन थे? किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी? उस राजा का नाम है आपको हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। और बताइए कि हुमायूं के पिताजी का क्या नाम था? अकबर नाम था। क्या नाम था? अकबर। ठीक है ना, क्या नाम था? अकबर। सॉरी, हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर, लेकिन इनके पिताजी का जो नाम था वो बाबर था। क्या नाम था? बाबर। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी? ये जो हुमायूं जो था ना, वो जब हार गया दूसरे राजा से, तो बेचारा वहां से भाग करके कहाँ चला गया? ईरान चला गया। कहाँ चला गया? ईरान चला गया। अब जो आपका अगला प्रश्न है, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा है। प्रश्न क्या है? इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा है, तो इसका नाम है असद अली खान। इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा है, उनका नाम क्या है? असद अली खान है। तो किनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है? असद अली खान का है। इस प्रश्न को भैया कर लीजिए, किनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा है। तो ऐसा न हो कहीं ऑप्शन में अगर दे दे आपको समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त पर नहीं लगा दीजिएगा। तो किनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है? असद अली खान का नाम आपको रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है। अब है, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार जो मिला है, प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था आपको फ्रीस। क्या नाम था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रीस नाम था। बात समझ रहे हैं ना। और वहीं अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था और उनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिला था, लेकिन यहाँ बताना है आपको पहला
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनको पुरस्कार मिला था, उनका नाम है आपको फ्रीस। क्या नाम है? क्या नाम है? फ्रीस नाम है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो पहला व्यक्ति है उनका नाम क्या है? फ्रीस है। बात समझ में आ रहा है? कहाँ है, क्या है? फ्रीस। बात समझ रहे हैं? तो यह अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति थे, याद रखिएगा। इसके बाद जो है आरबीआई, क्या है? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे उनका नाम है आपको देशमुख। क्या नाम है? देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? देशमुख थे। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो आपका अगला प्रश्न है, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो बताइए कि आपको 2 बार ये रह चुके हैं भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री जो है, ये 2 बार रह चुके हैं। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आपको जी नंदा। क्या नाम है? जी नंदा। बिल्कुल, जी से होता है गुलजारी, याद रखिएगा। जी से क्या होता है? गुलजारी। गुलजारी नंदा इनका पूरा नाम था। ये भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। याद रखिएगा कि गुलजारी नंदा भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कितने बार रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की रेस कोर्स रोड, दिल्ली की रेस कोर्स रोड, बोलिएगा जरा। दिल्ली की रेस कोर्स रोड। रेस कोर्स रोड का नया नाम जो है वो आपको लोक कल्याण मार्ग हो गया। क्या हो गया है? लोक कल्याण मार्ग। बताइए कि दिल्ली के रेस कोर्स रोड का नया नाम क्या है? लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग। क्या है? लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग है। अगला प्रश्न है मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स। क्या है? मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स, बोलिए। मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है। कहने का मतलब ये मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स जो है किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो चीन का है। याद रखिएगा, मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स जो है वो किस देश का राष्ट्रीय गीत है? चीन का। बिल्कुल, मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स किस देश का राष्ट्रीय गीत है? चीन का है। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम इंटरनेट जो है आपको किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1969 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1969 ईस्वी में। अगला है डाक सेवा। क्या है? डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? डाक सेवा आरंभ करने वाला जो पहला देश है वो आपको इंग्लैंड है। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? इंग्लैंड है। इसको भी वीवीआई कीजिए आप लोग। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश इंग्लैंड है। तो बताइए फटाफट से कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? बेटे लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। इसके बाद है आपका कि किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? तो बताइए किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? तो नारायण। किसने किया है? नारायण। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? नारायण। इसके बाद है कौन सा शहर है जो एशिया की सिलिकन घाटी कहलाती है? तो उस राज्य का नाम है आपको बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। कौन सा शहर है जो एशिया की सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध किस राज्य की? मगध राज्य की जो पहली राजधानी थी वह आपको कौन सी थी? तो राजगीर। कौन सी राजधानी थी? राजगीर। मगध राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी। और ये प्रश्न भी फंसाने वाला है, इसको भी आप लोग मुझसे व्याय कर लेंगे। तो मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। अगला प्रश्न है मानव ने किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया? बताइए, आप लोगों को पता होगा मानव जो है किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया है? तांबा। तो तांबा का किया है। मानव ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया है? तांबा का किया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य याद रखिएगा। बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य है? 4 है। अब आपका अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था? है ना, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था? तो उनका नाम है आपको रामदास। ये भी प्रश्न आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं गुरु अर्जुन देव में या और भी अन्य सिख गुरु का नाम उनको याद हो जाता है, खासतौर पर गुरु अर्जुन देव, गोविंद सिंह, रामदास, इस तीनों में फंस जाते हैं। इसलिए इसको भी विवाह कर लीजिए
किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर को बसाया था? तो रामदास। और ये प्रश्न पीछे के क्लास में, पीछे के प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया है? तो गुरु रामदास ने बसाया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? तो देखिए, खालसा पंथ की जो स्थापना की है गुरु गोविंद सिंह की है। किसने किए हैं? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। और वहीं अमृतसर शहर को किसने बसाया है? रामदास ने। गुरु रामदास ने बसाया है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो आपको तो ये हम 2018 के प्रश्न में पढ़ाए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और देखने को मिल गया कि यदि 1600 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई है भारत में, तो फिर इनका शासन समाप्त कब हो गया? तो इनका शासन 1858 ईस्वी में समाप्त हो गया। बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हो गया? 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी कौन है? लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को, किसको? इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज को किस शहर में ये प्रारंभ किया है? तो रुड़की में। कहाँ पर? रुड़की में। किसने प्रारंभ किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने प्रारंभ करवाया है? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सा कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ पर करवाया है? रुड़की में। रुड़की में करवाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाए और किस शहर में करवाया है? तो रुड़की में करवाया है। अब आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ? ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कॉन्सेप्ट जरा बता देते हैं। मेरठ के छावनी से जो शुरुआत था मंगल पांडे के द्वारा, तो मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ना। तो मेरठ से ना शुरुआत था 1857 की क्रांति। इसी वजह से याद रखिएगा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह जो हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगाता है? बताइए। तो लगभग 8 मिनट लगाता है। कितना लगाता है? लगभग 8 मिनट लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगाता है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का, किसका? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो इस पर भी चर्चा हम बैक के क्लास में कर दिए हैं, है कि नहीं? 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम चर्चा कर दिए थे। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको बृहस्पति है, और बताए थे आपको कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, 5वें नंबर पर जो है वो पृथ्वी है, और सबसे अंतिम में बुध है। सबसे अंतिम में क्या है? बुध है। तो बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 5वें नंबर पर पृथ्वी है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अब आपका अगला प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता, मतलब समुद्र का जो जल होता है ना, उसमें जो लवणता की मात्रा होती है प्रति 100 ग्राम में कितनी होती है? ठीक है, प्रति 100 ग्राम में जो होती है वो 3.5 प्रति 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम में 3.5 ग्राम जो होता है वो आपको नमक होता है। अब बताइए 100 ग्राम जल में केवल 3.5 ग्राम जो होता है ना वो नमक होता है, तो बहुत कम मात्रा में हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो समुद्री जल की लवणता का जो ग्राम है वो 100 ग्राम में आपको मात्र 3.5 ग्राम जो है सो लवण होता है, यानी कि नमक होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं खाना के रूप में। बात समझ रहे हैं? जहाजों पर पीला झंडा है ना, जहाजों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहे हैं। तो अगर किसी जहाज पर पीला झंडा लगा हो, इससे पकड़ लीजिएगा आप लोग कि संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी उसमें बैठा हुआ है। कैसा रोगी बैठा हुआ है? संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी, जैसे कि कोरोना वायरस है या बहुत सारे संक्रमित जो बीमारी है जिससे कि एक दूसरे को फैलता है, जैसे कि एड्स है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जो पटने वाला बीमारी हो, जैसे कोरोना जो हुआ था तो उसमें सबको एक दूसरे से दूरी बना करके कहता था कि नहीं रहने के लिए। टीबी है, तो कहने का मतलब यह है कि जहाजों पर यदि पीला झंडा लगा हुआ है तो समझ लीजिए इसका मतलब है कि उस जहाज पर कैसा लोग बैठा हुआ है? संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला प्रश्न है प्रियंका चोपड़ा से संबंधित। प्रियंका चोपड़ा ने
इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया है? यानी कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी टीवी धारावाहिक में किया है ना, ये एक्टिंग की है। तो ये टीवी धारावाहिक का नाम बताना है आपको। क्वांटिको, क्या नाम है? क्वांटिको। क्वांटिको एक क्वांटिको जो है एक अमेरिकी टीवी धारावाहिक है और उसी में यह काम की है। कौन? तो प्रियंका चोपड़ा। याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा जो है अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया है। तो किस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में किया है काम? क्वांटिको में। क्वांटिको में, किसमें? क्वांटिको में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का जो 45वां राष्ट्रपति है वो ट्रम्प है। कौन है? ट्रम्प है। बिल्कुल, इनका पूरा नाम था डोनाल्ड ट्रम्प। क्या नाम था? डोनाल्ड ट्रम्प। याद रखिएगा, यूएसए का 45वां राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रम्प है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कुछ। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, भीम नाम के ऐप में, किसमें? भीम नाम का ऐप आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कीजिएगा भीम, वहाँ से ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। भीम नाम के ऐप में प्रथम इसके लिए उपयोग किया आता है, यानी कि एक जो है ना रोमन का एक जो है, यह किसके लिए उपयोग किया आता है? तो इंटरफेस के लिए। किसके लिए उपयोग किया आता है? इंटरफेस के लिए उपयोग किया आता है। किस ऐप के बारे में बात किए हम? भीम ऐप। और रोमन का अक्षर कौन सा है? एक है। और ये जो पहला अक्षर है वो किसको इंडिकेट करता है? तो इंटरफेस को। किसको? इंटरफेस को। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? ऐसा कौन सा राजनीतिक नेता है जिसका उपन्यास टीपू है? बताइए। तो अखिलेश यादव। क्या नाम है? अखिलेश किस यादव। राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? तो याद रखिएगा, टीपू जो है, टीपू सुल्तान नहीं समझ लीजिएगा, टीपू एक उपन्यास का नाम है और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अखिलेश यादव हैं। कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो वर्तमान में अभी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? अखिलेश यादव का है। अगला प्रश्न है, वीनस फोगाट। क्या नाम है? वीनस फोगाट। वीनस फोगाट का नाम किससे संबंधित है? वीनस फोगाट का नाम जो है वो कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से। वीनस फोगाट का नाम किससे संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती से संबंधित है। तो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? अब हम सबसे पहले समझेंगे कि जल्लीकट्टू क्या होता है। देखिए, जल्लीकट्टू एक प्रकार का खेल है जो कि तमिलनाडु राज्य में आपको यह खेल खेला जाता है, जिसमें एक सांड को या एक कुबर वाला सांड या एक बैल बोला जाता है। वह बड़ी तेजी से भागता है और सांड को पकड़ने के लिए लोग दौड़ता है और उसके कुबर करके कुछ देर तक रहने का प्रयास करता है। या नहीं तो इसके ऐसा भी होता है कि पीला सा झंडा उसके होता है, उस झंडा को हटा होता है। और प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? अब समझिए जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू खेल जो होता है उसमें सांडों के द्वारा और मनुष्यों के बीच लड़ाई जैसा प्रारूप देखने को मिलता है। इसमें सांड बड़ी तेजी से भागता है, वहीं मनुष्य उसके शरीर पर बैठकर कुबर को पकड़ के बहुत लंबे समय तक रहना चाहता है। तो इस खेल में आपको बड़ा खतरों से भरा हुआ खेल देखा गया, जिस कारण से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है इस खेल पर क्या लगा दिया? तो प्रतिबंध लगा दिया। और ये प्रतिबंध कब लगाया? तो 2014 ईस्वी में लगाया है। कब लगाया है? 2014 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया? यूएसए अमेरिका जो है प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया है? तो न्यू मैक्सिको में किया है। कहाँ पर किया है? न्यू मैक्सिको में। यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया है? जो न्यू मैक्सिको में किया है। कहाँ पर किया है? न्यू मैक्सिको में। लास्ट का 2 प्रश्न बचा है। इससे पहले हम बता दें आपको कि वीडियो यदि अच्छा और यूजफुल लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके हर एक वीडियो का। आगे आइए, अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा 1954 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा आपको 1954 ईस्वी में की गई है। इसके बाद जो आज का लास्ट प्रश्न है, किसका नाम पवनार से जुड़ा है? किसका नाम पवनार से जुड़ा है? तो याद रखिएगा, पवनार आश्रम की स्थापना की थी ये विनोबा भावे जी, इसलिए इनका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे पहले की वीडियो को नहीं पढ़ पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को 2023 से शुरू है और सारे वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इससे पहले जो है सो जीएस का भी वीडियो बन चुका है, जो कि जिसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है,
तो आप लोग सारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।